गुड इवनिंग, ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से स्टडी क्लिक पॉइंट में आपका स्वागत है। टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के लेक्चर 4 में आपका स्वागत करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को वहीं से जहां पे लास्ट टाइम पे खत्म किया हुआ था। वो पार्ट था बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल के साथ साथ हमको रिमार्क पढ़ना था। हम रिमार्क से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं रिमार्क वाले पॉइंट से। रिमार्क क्या थे? रिमार्क या फैक्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। रिमार्क और फैक्ट के क्या मतलब है? फैक्ट्स में यहां पे हमको ये डिस्कस करना था कि वो कौन से पॉइंट हैं जो हमको यहां पे नोट करने चाहिए। जैसे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले इसको प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने। कब किया था? अपनी बुक फिलोसोफिका बोटेनिका में। फर्स्ट प्रपोज्ड बाई कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस ने इसको सबसे पहले अपने बुक फिलोसोफिका बोटेनिका में रिप्रेजेंट करा था। तो फिलोसोफिका बोटेनिका क्या है, जो कि इनकी बुक का नाम है, यहां पे मेंशन होगा। फिलोसोफिका बोटेनिका में कैरोलस लीनियस ने इस पार्ट को मेंशन करा था। इसके बाद की अगर हम बात करें इसी कहानी में, तो ये चीज जो है लीनियस ने 1751 में प्रपोज किया था, लेकिन ये पब्लिश हुआ स्पीसीज प्लेनेटेरम में। लेकिन इसके बाद ये कहानी पब्लिश होती है स्पीसीज प्लेनेटेरम में, पब्लिश्ड इन स्पीसीज प्लेनेटेरम। कहानी की शुरुआत 1751 में हो गई थी, लेकिन जब स्पीसीज प्लेनेटेरम की बात आती है तो स्पीसीज प्लेनेटेरम में जो है इसको इन्होंने पब्लिश करवाया। ये चीज 1753 में हुआ था। यहां पे 1753 ये घटना, ये इंसिडेंट, ये इवेंट याद रखेंगे यहां पे। लेकिन फाइनली जो है इसको रिकॉग्निशन मिला 10th एडिशन में। इसको जो है सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में पहचान मिली। बट इन 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी, 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी, ये तीनों बुक कैरोलस लीनियस की बुक है। इसमें सिस्टेमा नेचुरी में इसको जो है 10th एडिशन में इसको पब्लिश किया गया। देन ये ईयर रहा था आपका 1758। रिमार्क वाले कॉलम में आपने एक पॉइंट यहां पे मेंशन किया। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करें तो हम यहां पे देखेंगे सेंक एंड मैक मास्टर के बारे में, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इसको इंटरनेशनल कांग्रेस के लिए। सेंक एंड मैक मास्टर सेंक एंड मैक मास्टर रिकॉग्नाइज्ड, इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया? इंटरनेशनल कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका भी टाइम पीरियड रहा है इन 1958। इन 1958 में जो है इसको रिकॉग्निशन मिला इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में। अगर हम यहीं पे बात कर लें कि क्या होगा उस कोड के बारे में, क्या होगा उस रूल के बारे में जिसको रिवाइज किया गया है समय के साथ साथ, तो क्या रिवाइज्ड टर्म को, रिवाइज्ड सिलेबस को क्या उन्होंने इस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल में ऐड करा है? अगर ऐड किया होगा तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे फॉलो अप होगा। तो चलिए बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी, यहां पे हम लोग ऐड कर लेंगे इसको। कोड या रूल रिवाइज टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ जो है ये कोड जो थे या रूल जो रिवाइज हुए हैं। कोड रूल आर रिवाइज्ड टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ जो है ये रिवाइज होते गए हैं और रिवीजन में। बट फाइनली इन 1961
इन 1961 इसको एक्सेप्ट कर लिया गया जूलॉजिकल कांग्रेस के द्वारा फॉर बोटेनिकल एंड 1964 फॉर जूलॉजिकल। तो वहां पे ICBN और ICZN ने क्या किया, इनको एक्सेप्ट कर लिया और इनको जो है क्या किया गया, समय के साथ साथ मॉडिफाई कर दिया गया। अगर हम बात करें सिस्टेमा नेचुरी की जो कि 10th एडिशन था, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने अपेंडिसेस थे, कितनी ग्लॉसरी बनी हुई थी, कितनी पेज की वो बुक थी, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जिस चीज में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को मेंशन करा गया था उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहे हैं। रिमार्क में आपका अगला पॉइंट होगा 86 आर्टिकल, 5 अपेंडिसेस, एक इंडेक्स और एक ग्लॉसरी, 1 इंडेक्स एंड 1 ग्लॉसरी। और ये सारी बातें किसमें पब्लिश थी, सिस्टेमा नेचुरी में। ये सारी बातें आपकी सिस्टेमा नेचुरी में आपको देखने को मिलेंगी 1735, जो ये बुक पब्लिश हुई थी 1735 में। अगर इसके पेजेस की बात करें तो उस टाइम पे इस बुक में जो पेजेस का नंबर था वो 11 था। 11 पेज की ये बुक में आपको 86 आर्टिकल, 5 अपेंडिसेस, 1 इंडेक्स और एक ग्लॉसरी देखने को मिली थी। इसके बाद कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में रखा, उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया। 1758 में जब कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बनाया गया, माना गया, उसी समय कैरोलस लीनियस का नाम चेंज हुआ। इन्होंने अपना नाम चेंज किया क्योंकि इसके पहले इनका नाम था कार्ल वॉन लीने। तो कार्ल वॉन लीने ने जिन्होंने अपना नाम 1758 में नाम चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट नेम इज जेनरिक एंड सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम, और इन्होंने मॉडिफाई करके अपना नाम रखा कैरोलस लीनियस। तो कार्ल वॉन लीने तब से लेकर अब जो ये नाम परिवर्तित हुआ 1758 में, अब इनको जाना जाने लगा कैरोलस लीनियस के नाम पे। चलिए इनके उस नाम को रिवाइज करते हैं। फर्स्टली लीनियस चेंज हिज नेम, सबसे पहले लीनियस ने अपना नाम चेंज करा। फर्स्ट लीनियस चेंज हिज नेम, इन्होंने अपना नाम चेंज करा। इनका नाम क्या था, कार्ल वॉन लीने, सबसे पहले इनका नाम था। बाद में ये नाम मॉडिफाई होकर हो गया कैरोलस लीनियस। कब से कब तक इनको जाना गया, 1707 से 1758 तक इनको इस नाम से जाना गया था, कार्ल वॉन लीने के नाम से। बाद में 1758 के बाद 1758 से लेकर टिल डेट, आज के वर्तमान समय तक जो है इनको क्या किया जा रहा है, कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जा रहा है। मतलब इनको जब रेफर्ड किया गया यहाँ पे फादर ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तब से इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, चेंज कर लिया। वो घटना थी, वो इवेंट था 1758 में इन्होंने अपने नाम को मॉडिफाई करा और वर्तमान डेट तक जो है इनको जाना जाता है कैरोलस लीनियस के नाम से। कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। जो ये घटना थी 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी की, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मेंशन होगा यहां पे 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। टेंथ एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी, आल्सो कॉल्ड एज, इसको और किस नाम से जानते हैं, सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन को हम लोग डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन,
also known as Dictionary of Classification। तो ये इवेंट जो है आपका सिस्टेमा नेचुरी का यहाँ पे खत्म होता है। साथ ही साथ में आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो कंप्लीट पार्ट था वो यहाँ पे खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे इसी सीरीज में ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। वो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, जिसमें बाइनोमियल में आपने दो नाम देखा था। ट्राइनोमियल मॉडर्न टैक्सोनॉमी की कैटेगरी है, जिसमें हम लोग तीन नामों वाली पद्धति को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या रहा है। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर से आज की स्लाइड स्टार्ट होगी यहाँ पे, फिर हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर से अगर स्टार्ट करें तो आपको पता है ये यूज्ड किया गया था विल्सन और ब्राउन के द्वारा। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय विल्सन एंड ब्राउन। इनमें तीन नाम थे, वो तीन नाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और थर्ड नेम। तीन नाम यहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तीनों नाम में आप देख सकते हैं जो पहला नाम है वो होगा जीनस का, दूसरा नाम होगा स्पीसीज का और तीसरा नाम सब स्पीसीज का रखा जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं बाकी सारे रूल जो हैं वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की तरह ही फॉलो अप होंगे। अंडरलाइन होगा, प्रिंटेड में आपको इटैलिक्स में करना होगा, हैंड रिटन में आप अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटेड अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीसीज को। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल से होगा जीनस और स्पीसीज का। देन इसके बाद अगर ऑथर का नाम है, ऑथर ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है उसको, तो वो नाम पैरेंथेसिस फॉर्म में या फिर पैरेंथेसिस फॉर्म में या लास्ट में उनको ब्रैकेट में करके लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर ब्रैकेट के बाद की हम बात करें कि मान लीजिए समय के साथ साथ वो रिवाइज हो गया, तो रिवाइज टर्म को क्या करेंगे, सच एज ओरिजिनल ऑथर का नाम रिटेन करेंगे, लेकिन जो बाद के ऑथर हैं जिन्होंने बाद में रिकॉग्नाइज करा हुआ है उसको क्या करेंगे, लास्ट में वहां पे लिखेंगे। कब? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद वो नाम क्या होगा, रखा जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम बात करेंगे किसने प्रपोज करा था इस टर्म को। प्रपोज्ड बाय विल्सन एंड ब्राउन। प्रपोज्ड बाय विल्सन एंड ब्राउन इन 1953। यह घटना 1953 के आसपास की है और इसके बाद से यह चीज क्या हो गया, टर्म बदल गया। अगर हम यहां पे एग्जांपल की बात करें, चलिए एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। यहां पे वो आपके एग्जांपल हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैपिरो। अगर हम डॉक्टर सैपिरो के अकॉर्डिंग चलें तो इन्होंने मॉडर्न मैन का जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। मॉडर्न मैन या ह्यूमन का जो नाम होगा वो होगा होमो सैपियंस फ्यूचरिस। भविष्य का मानव होने वाला है ये, तो ये नाम होगा। इसके अलावा आप जानते हैं होमो सैपियंस सैपियंस, इस नाम से हम भली भांति परिचित हैं कि होमो सैपियंस सैपियंस ये फ्यूचर का मानव है। ये आपका मॉडर्न मैन है। एक नाम हम लोग यहां पे और मेंशन करेंगे, बर्ड में क्रो के लिए, कौवे को हम लोग कहते हैं कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। हीरो होंडा स्प्लेंडर वाली बाइक वाली फीलिंग आ रही होगी यहाँ पे कि कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस जो है यहाँ पे डबल स्प्लेंडर के साथ जो है आपको एक नाम देखने को मिलेगा। ये सब के सब ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में फॉलो अप होते हैं। ये नाम होमो सैपियंस फ्यूचरिस जो कि डॉक्टर सैपिरो के अकॉर्डिंग है, उन्होंने फ्यूचर मानव को माना हुआ था।
कहा जाता है ये इवोल्यूशन की सीरीज में कि जो फ्यूचर का मानव होगा उसमें फिफ्थ टो नहीं पाई जाएगी, पैर वाली उंगली की बात कर रहे हैं, पांचवी उंगली जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो एब्सेंट होगी, हाइट, क्रेनियल कैपेसिटी सब कुछ बदल जाएगा, हेयरलेस बॉडी होगी, ऐसा एक प्रेडिक्शन किया गया है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में एग्जांपल लेना था और हमने एग्जांपल लिया है होमो सेपियंस फ्यूचरिस्ट के साथ साथ होमो सेपियंस सेपियंस का, यानी मॉडर्न मैन का भी हमने एग्जांपल क्या किया, कंसीडर कर लिया है। एक नए सीरीज पे नए टॉपिक पे बात करेंगे आज हम लोग कि जो हायरार्किक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो क्या है। कितने लोग हायरार्किक सिस्टम के बारे में जानते हैं या क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। एक छोटी सी बात यहां पे हायरार्किक सिस्टम के लिए, अगर हम हायरार्की की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें यहां पे, तो जो हायरार्किक है या क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है जो हायर टैक्सोनॉमिक रैंक है वो क्या है, वो किंगडम है। किंगडम से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, कहां पहुंचेंगे फाइनली, स्पीसीज की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की के साथ। यहां पे जनरली यहाँ पे जो ये रैंक लिखी गई है किंगडम के ठीक बराबर हम फाइलम को नहीं रख सकते, नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फाइलम क्या है, एक लोअर टैक्सॉन है, लोअर रैंक है बिलो द किंगडम। तो किंगडम जो है वो हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट टैक्सॉन है, तो उसके ठीक नीचे फाइलम को नहीं रखेंगे, वो बराबर का दर्जा नहीं दे सकते यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से फाइलम के ठीक नीचे हम क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा सा स्पेस देकर जो है किनारे पे लिखा जाएगा। तो ये एक सही टैक्सोनॉमिक है, ये एक सही हायरार्की है जो यहाँ पे क्या हुआ है आपके लिए बनाया गया है। अगर हम इस रैंक में बात करें कि क्या होता है अगर हम किंगडम से मूव करें स्पीसीज की तरफ, हमारा आज का टॉपिक होगा स्पीसीज के बारे में। हम लोग स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटे से रैंक के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। इसके अलावा अगर हम किंगडम की बात करें तो कहते हैं कि जो किंगडम है हमारा, किंगडम आपका हाईएस्ट रैंक है। और अगर इसी तरह से स्पीसीज की बात करें हम लोग, तो स्पीसीज को हम लोग लोएस्ट रैंक के नाम से जानते हैं। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज आपकी लोएस्ट रैंक है। साथ ही साथ में लोएस्ट, बेसिक, टैक्सॉन या बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लोएस्ट रैंक कह लीजिए, कैटेगरी कह लीजिए, कुछ भी कहिए, यहाँ पे सब कुछ जो है इसके लिए फॉलो अप होगा। साथ ही साथ में अगर इसके अलावा हम बात करें कि किंगडम टू स्पीसीज की तरफ अगर हम मूव करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, क्या होगा अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करें। हमको किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करना है और मूवे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है। चलिए यहां से हम आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं स्पीसीज की तरफ, तो क्या होगा इस इवेंट में, इस इवेंट में ये होगा कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कम होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सिमिलर या कह सकते हैं कॉमन कैरेक्टर, हम इसकी बात यहां पे करने वाले हैं। क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कम होते चले जाएंगे, साथ ही साथ में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं किंगडम हमने कहा एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में लगभग सभी एनिमल आ जाएंगे और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम।
लेकिन अगर हम उनके बीच के कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो उसमें कुछ इनवर्टिब्रेट भी होंगे, कुछ वर्टिब्रेट होंगे, कुछ कॉर्डेट होंगे, कुछ नॉन कॉर्डेट होंगे। लेकिन जैसे जैसे एक एक रैंक हम नीचे आएंगे, अगर हम फाइलम की बात करें और फाइलम में आप मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा या हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा के लिए, तो आप क्या सिमिलरिटी पा रहे हैं? सिमिलरिटी ये मिलेगा कि हम किंगडम एनिमेलिया से नीचे आ गए और फाइलम लेवल पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? कम हो गए। लेकिन जिस पर्टिकुलर फाइलम पे हम आए हैं उस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल आते हैं उनके बीच कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम मूव करेंगे किंगडम से स्पीशीज की तरफ तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो डिक्रीज होंगे, बट नंबर ऑफ सिमिलर या कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करेंगे। इतनी बातें हमको जो है यहाँ पे बताई गई हैं। इसके आगे अगर हम बात करें कि स्पीशीज क्या है, जो ये स्पीशीज है इसको हम यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी या यूनिट ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। अगर हम स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज के साथ हम यहां पे कह सकते हैं कि स्पीशीज इज इक्वल टू यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये यूनिट है यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इसको यूनिट ऑफ इकोसिस्टम के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं या मानते होंगे। तो ये टर्म्स आपको यहां पे देखने को मिले। ये वो सारे टर्म हैं जो हमने एक स्पीशीज के बारे में देखा। आपको ये भी पता होगा कि जो स्पीशीज टर्म है इसको सबसे पहले दिया था जॉन रेने। जॉन रेने स्पीशीज टर्म को डिराइव करा हुआ है। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई बात जो कि हम स्पीशीज कॉन्सेप्ट या स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। तो आज की नई स्लाइड हमारी स्टार्ट होगी स्पीशीज से। चलिए स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं कि स्पीशीज क्या है। जनरली स्पीशीज किसको माना जाए, सवाल ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा था कि वो कौन से दो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम सिमिलर स्पीशीज मान ले। तो यहाँ पे वो स्पीशीज, वो इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते थे, फाइनली उस कॉन्सेप्ट को सही माना गया कि वो आपस में क्या कहलाएंगे? स्पीशीज कहे जाएंगे या सेम स्पीशीज कहे जाएंगे। इसके पीछे बड़ी कंट्रोवर्सी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। शुरुआत करेंगे इसके डेफिनेशन से कि हम आज के समय में किसको स्पीशीज मानते हैं और वहां से आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन होगा लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज आपका लोएस्ट यूनिट है। स्पीशीज आपकी सिर्फ लोएस्ट यूनिट ही नहीं है, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं बट फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है मतलब ये सिर्फ आपस में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इनको कहा गया है कि ये नॉट ब्रीड टू अनदर स्पीशीज, ये दूसरे स्पीशीज से ब्रीड नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्पीशीज के बारे में। साथ ही साथ में ये जो टर्म है स्पीशीज, इसको जॉन रे ने दिया हुआ है। टर्म स्पीशीज प्रपोज्ड बाय जॉन रे। तो यहां पे ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ में हम बढ़ेंगे फैक्ट की तरफ कि क्या होगा। आपको ये भी पता है कि दो इंडिविजुअल जो दो सेम स्पीशीज नहीं है वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रीडिंग अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज है।
ये कतई मतलब नहीं था यहाँ पे कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं, करवा सकते हैं जबरदस्ती हम, लेकिन यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना जो है नेसेसरी हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आपने सुना होगा, हाइब्रिडाइजेशन वर्ड्स में, हाइब्रिडाइजेशन टर्म में, हाइब्रिडाइजेशन वो मैकेनिज्म है जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज या रिलेटेड स्पीसीज आपस में ब्रीड करते हैं और कई बार फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो नेचर हाइब्रिड्स को ब्लॉक करने का प्रयास करता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन से जो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज हैं जो आपस में ब्रीड कर रहे हैं और स्टेराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ में उनकी भी बात करेंगे वो कौन से कोरिलेटेड या सिमिलर इंडिविजुअल हैं जो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम हाइब्रिड ही कहेंगे। तो उनके कुछ के नाम के हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। जैसे स्टार्ट होगा पॉइंट यहाँ पे, सम फैक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए फैक्ट से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को। एक फैक्ट से स्टार्ट करेंगे यहां पे, समटाइम हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस sometime hybridization takes place between different species along with closely related to each other. They can be closely related to each other ये आपस में क्लोजली रिलेटेड तो हो सकते हैं बट प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन बट प्रोड्यूस्ड स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन वो क्या करेंगे, वो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। यहां पे अगर हम इसमें कुछ को एग्जांपल में मेंशन करें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल के साथ। कुछ नए एग्जांपल, कुछ लेटेस्ट एग्जांपल के साथ हम लोग शुरू करेंगे इसको। यहां पे हमारे पास नाम है म्यूल, म्यूल के साथ साथ हिन्नी का एग्जाम्पल होगा, जोंकी का होगा, म्यूल, हिन्नी, जोंकी, ट्राइगॉन, लाइगर, क्या ये सब हाइब्रिड हैं? अगर हाइब्रिड हैं तो किस ऑर्गेनिज्म के हैं? टिग्लियन, जेब्रॉयड, टिग्लियन, जेब्रॉयड और पैंथोपार्ड। अब कई बार यहां पे भी आपसे सवाल पूछे गए हैं कि बताइएगा कि जो म्यूल है, हिन्नी है, लेपर्ड है, ट्राइगॉन है, लाइगर है, टिग्लियन है, जेब्रॉयड या पैंथोपर्ड है, इनमें मेल कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करा था रिप्रोडक्शन में और फीमेल कौन सा ऑर्गेनिज्म था? तो चलिए हम इस एग्जांपल के साथ यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे कि म्यूल जो है किसका हमारा हाइब्रिड है। म्यूल आपका हाइब्रिड है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का। अगर इसी तरह हम हिन्नी की बात करें तो हिन्नी जो है यहां पे मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी।
जोंकी की बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा जेब्रा और डोंकी। ट्राइगॉन की बात करें तो टाइगर, मेल टाइगर। ट्राइगॉन में आपको देखने को मिलेगा यहां पे मेल टाइगर और फीमेल लायन। इसी तरीके से अगर लाइगर की बात करें तो आपको यहां पे मेल लायन और फीमेल टाइगर। वापस अगर टिग्लियन की बात करें यहां पे तो टिग्लियन में आपको देखने को मिलते हैं फीमेल लायन एंड मेल लेपर्ड। फीमेल लायन प्लस मेल लेपर्ड। अगर जेब्रॉइड को मेंशन करा जाए यहां पे तो डोंकी और जेब्रा शायद ऑलरेडी आ चुके हैं यहां पे। जेब्रॉइड या जोंकी में सेम चीज आता है यहां पे। जेब्रा और डोंकी को ही रखा गया है। पैंथोपर्ड में अगर हम बात करते हैं तो हमको यहां पे मेल टाइगर और फीमेल पैंथर। मेल टाइगर एंड फीमेल पैंथर के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उनको हम इस नामों से जानते हैं। और आपको पता है कुछ एक को अगर हम छोड़ दें यहां पे तो लगभग सभी क्या हैं, फर्टाइल हैं। तो मोस्टली क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। नेचर सपोर्ट नहीं करती हाइब्रिड्स को तो वो क्या होंगे, स्टेराइल। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से इसमें से स्टेराइल हैं। स्टेराइल वाले ऑर्गेनिज्म सामने ग्रीन कलर से मार्क होगा, ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं यहां पे जो भी आपके स्टेराइल होंगे। टिग्लियन, जेब्रॉइड, ये आपके स्टेराइल हैं। डन। अगर इनके अलावा भी हम बात करें हिन्नी, ट्राइगन एंड लाइगर, तो ये आपके जो हैं फर्टाइल हैं। म्यूल आपका स्टेराइल होगा। इतनी बातें हमने क्या देखा यहां पे, हाइब्रिडाइजेशन वाले सेंस में देखा हुआ है। तो कौन हाइब्रिड है जो कि स्टेराइल होते हैं, कौन से ऐसे हाइब्रिड हैं जो कि फर्टाइल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं तो हमें बात करना चाहिए आज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में। एक नई स्लाइड में मेंशन होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। पहला कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे बना हुआ है हमारे पास बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ में टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगला है जेनेटिक कॉन्सेप्ट। जीन कॉन्सेप्ट। और लास्ट वन है हमारे पास स्टैटिक एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम यहां पे मेंशन करें मॉडर्न स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ये आपका बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बराबर है। हम लोग यहां पे मेंशन करने वाले हैं कुछ नए चीजों को, जैसे
कौन से स्पीसीज कॉन्सेप्ट में कौन से टर्म को किसने दिया है? टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट प्लेटो एंड एरिस्टोटल, given by Plato and Aristotle. Genetic concept was given by Lotze. जीन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहां पे कैरोलस जॉन रे और कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का नाम आता है। साथ ही साथ में बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ये अर्नेस्ट मायर को क्रेडिट जाएगा। अगर आप बात करिए अर्नेस्ट मायर के बारे में, तो अर्नेस्ट मायर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अर्नेस्ट मायर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा गया? वो 3 प्राइज, बाल्जन प्राइज, क्रैफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज इन बायोलॉजी, ये जो 3 प्राइज हैं जो अलग अलग सत्र में इनको दिए गए थे, इसी की वजह से जो है इनको क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। वो 3 प्राइज कौन कौन से थे? बाल्जन प्राइज, क्रैफोर्ड प्राइज और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। इन 3 पुरस्कारों की वजह से अर्नेस्ट मायर को जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा गया और इन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को दिया हुआ था। अगर हम टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में कौन कौन आता है, तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में हमको यहां पे पढ़ना होगा होलोटाइप के बारे में, आइसोटाइप, पैराटाइप, लेक्टोटाइप एंड एक आखिरी नाम होगा नियोटाइप। इतनी बातें हैं हमको यहाँ पे पढ़ने को हैं। अगर हम स्पीसीज के बारे में बात कर लें यहीं पे कि हमको कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के अलावा भी अगर हम बात कर लें कि स्पीसीज क्या होती हैं, तो हम लोग बहुत सारे स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे गैमो स्पीसीज, ए गैमो स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज, पैरापैट्रिक, एलोपैट्रिक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिर्फ नेम ऑफ स्पीसीज के बारे में, जहां पे हम उनके डिफरेंसेस को, उनके टर्म्स को डिफाइन करेंगे, या टाइप ऑफ स्पीसीज हम किनको कह सकते हैं। आज के अगली स्लाइड और लास्ट स्लाइड होगी टाइप ऑफ स्पीसीज। नाम मेंशन करते हैं कई सारे टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बारे में, और इन्हीं के साथ साथ जो है इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे माइक्रो स्पीसीज, माइक्रो स्पीसीज होगा, मैक्रो स्पीसीज होगा, ए गैमो, अगर ए गैमो है तो गैमो स्पीसीज के बारे में भी बात करनी होगी। साथ ही साथ में हम यहां पे स्पेसिएशन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो स्पीसीज से कि माइक्रो स्पीसीज क्या है। माइक्रो स्पीसीज की अगर बात करें, इनको हम जॉर्डन स्पीसीज भी कहते हैं। माइक्रो स्पीसीज को जॉर्डन स्पीसीज कहा जाता है
और ये ट्रू ब्रीडिंग है। साथ ही साथ में बिलो द रैंक स्पीसीज, साथ ही साथ में इनको स्पीसीज के नीचे रखा गया है। अगर मैक्रो की बात करें तो ये लार्ज पॉलीमार्फिक स्पीसीज होते हैं। लार्ज पॉलीमार्फिक होने के साथ साथ इसमें कई सारे सब डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो कई सारे सब डिवीजन के साथ हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अगर एगैमो स्पीसीज की बात करें तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है ये क्लोन प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इनमें एग्जाम्पल की बात कर लें तो ये अमीबा, यूलिना या यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो सकते हैं। ये नाम यहां पर मेंशन होंगे। गैमो स्पीसीज की अगर बात करिए तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनको हम बायोलॉजिकल स्पीसीज भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल स्पीसीज। यहीं पे स्पेसिएशन के 3 स्पीसीज के बारे में, 4 के बारे में बात कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज को हम लोग स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं, और ये 3 तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके टाइप की बात करें तो वो 3 टाइप से हैं। तीनों के नाम सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक और पैरापैट्रिक। नाम मेंशन हुआ है तो टाइप भी मेंशन करेंगे। सिम्पैट्रिक, पैट्रिक का मतलब होता है हैबिटाट। अगर हम यहां पे पैट्रिक वर्ड की बात करें तो पैट्रिक मींस क्या, पैट्रिक मींस हैबिटाट, और सिम का मतलब सेम। सेम जियोग्राफिकल एरिया जिसमें ये पाए जाते हैं, बट ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होंगे। जैसे फ्रॉग की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है हमारे पास, उसमें से मान लीजिए कि हैबिटाट एक ही है उनका, अपर सरफेस में कोई फ्रॉग है, राना वाली कोई स्पीसीज आप मान लीजिए यहाँ पे, और दूसरी जो है मिडिल पे रहती है, और तीसरी जो है बॉटम में है। तो इनका ब्रीडिंग टाइम क्या होगा, अलग अलग। मान लीजिए ये आपका जुलाई से अगस्त में ब्रीड करते हैं, और ये आपके ब्रीड करते हैं सितंबर से नवंबर में, और ये जनवरी से फरवरी में। तो इस सेंस में आप देख सकते हैं कि ब्रीडिंग टाइम अलग होने के कारण ये एक ही हैबिटाट में रहते हुए भी रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड हैं, और इनको क्या कहा जाएगा, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। अगर हम एलोपैट्रिक की बात करें तो ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। अगर पैरापैट्रिक की बात करें तो एडजेसेंट जियोग्राफिक एरिया में पाए जाएंगे ये, एडजेसेंट जियोग्राफिक एरिया। साथ ही साथ में इनको कहा जाता है नैरो रेंज एडजस्टमेंट। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी जो स्पीसीज हैं ये आपकी सिम्पैट्रिक स्पीसीज हैं, यहाँ पे सिम्पैट्रिक स्पीसीज रह रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं की पेरीफेरी पर, बाउंड्री पर जो है ये पाए जाते हैं, जिनका नैरो रेंज का एडजस्टमेंट होता है।
तो इस तरह की स्पीसीज जो है पैरापैट्रिक कहलाती है, पेरीफेरल रीजन पे पाए जाते हैं और पेरीफेरी पे पाए जाने की वजह से इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल एडाप्टेशन इंडिकेटर के तौर पे पाए जाते हैं। अगर ये वहां पे प्रेजेंट है तो ये उस चीज के इंडिकेटर होंगे। ठीक है, इसके साथ ही स्पेसिएशन वाला ये पार्ट जिसमें हमने 3 स्पीसीज के नाम को मेंशन करा, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक और पैरापैट्रिक स्पीसीज के बारे में। नेक्स्ट सिबलिंग स्पीसीज या क्रिप्टिक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे आज। सिबलिंग स्पीसीज, क्रिप्टिक स्पीसीज, मोनोटिपिक स्पीसीज एंड पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक स्पीसीज के साथ ही साथ पैलियो स्पीसीज, नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज, एल्लोक्रोनिक स्पीसीज और सिनक्रोनिक स्पीसीज। एल्लोक्रोनिक और सिनक्रोनिक, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सिबलिंग स्पीसीज या क्रिप्टिक स्पीसीज क्या है? दे आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये इनके बारे में ये स्टेटमेंट है। कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। मोनोटिपिक स्पीसीज के बारे में, हैविंग ओनली वन सब स्पीसीज, पॉलीटिपिक में बात करेंगे तो हैविंग मोर देन वन सब स्पीसीज पाए जाएंगे। पैलियो स्पीसीज की अगर बात करिए तो ये फॉसिल के बारे में जो है हमको बताते हैं, अकर इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल ओनली। अकर इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल ओनली। नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में आप जानते हैं कि ये वर्तमान के लिविंग स्पीसीज हैं। एल्लोक्रोनिक स्पीसीज के बारे में बताया जाए आपको तो ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट पीरियड से। डिफरेंट टाइम पीरियड से ये बिलोंग करेंगे। और अगर हम सिनक्रोनिक की बात करें तो ये सेम टाइम से बिलोंग करते हैं। सेम टाइम पीरियड जैसे जुरासिक, क्रिटेशियस, मेसोजोइक एरा, ट्राइएसिक, बहुत सारे नाम हैं, प्री कैम्ब्रियन, डिवोनियन, ऐसे सारे जो टाइम जियोलॉजिकल स्केल हैं वहां पे अगर ये सेम टाइम जोन से बिलोंग करते हैं तो वो सिनक्रोनिक कहे जाएंगे। कुछ और नामों के साथ हमको आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करना होगा। रिवाइज कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कुछ डिफरेंट स्पीसीज के बारे में और। ठीक है, तो कुछ और के नाम हैं, उनके नाम मेंशन कर लेते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। की स्टोन स्पीसीज, मार्फो स्पीसीज, साथ ही साथ में यहां पे बायो स्पीसीज को भी मेंशन करना होगा।
मार्फो स्पीसीज के साथ बायो स्पीसीज, टैक्सोनॉमिक और इंडेमिक। टैक्सोनॉमिक और इंडेमिक स्पीसीज, ये आपके कुछ स्पीसीज कॉन्सेप्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पे खत्म कर लेंगे इसी लेक्चर को आज यहीं पे कीस्टोन स्पीसीज के साथ। कीस्टोन के बारे में अगर आपको बताया जाए कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, कीस्टोन स्पीसीज है आपका डिटरमाइन बायोटिक स्ट्रक्चर, डिटरमाइन बायोटिक स्ट्रक्चर बाय प्रेडेशन, या हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट इन मिनिमम नंबर एंड फ्लक्चुएट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो मैक्सिमम बायोटिक कम्युनिटी को ये चेंज करने की अकेले कैपेसिटी रखते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, कीस्टोन स्पीसीज कहा जाएगा। अगर हम मार्फो स्पीसीज की बात करें तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आते हैं। मार्फो स्पीसीज के बारे में बात हो कि मार्फो स्पीसीज क्या हैं, तो ये कहा जाता है ये फॉलो करते हैं मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये भी है कि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मतलब अगर कोई इंसान, कोई जानवर, कोई स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली दिखने में सिमिलर लग रहा है, उसको क्या बोल देंगे, ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज है, या उनको मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में रखा जाएगा। अगले टर्म पे कुछ और हमारे पास है यहां पे, जैसे बायो स्पीसीज और टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। बायो स्पीसीज क्या है, ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करेंगे, साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है रिप्रोड्यूस करते हैं ये, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करेंगे, और इनको ये माना जाए जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। ये जेनेटिकली इनको डिस्टिंक्ट माना जाता है, और ये इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन से ये बिलोंग करेंगे। डन। एक लास्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट है आपका यहां पे इंडेमिक स्पीसीज के बारे में। ये लास्ट पॉइंट होगा आज के लिए कि इंडेमिक स्पीसीज क्या है। इंडेमिक स्पीसीज जो होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं स्पेसिफिक एरिया में, रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक एरिया। कुछ लोग इनको इंडेंजर्ड भी मानते हैं। एग्जाम्पल में आप यहां पे कंसीडर करेंगे पोलर बियर को, पेंगुइन को। ये आपके इंडेमिक स्पीसीज होंगे जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, स्पेसिफिक जगह पे पाए जाएं और उसके अलावा कहीं और देखने को ना मिले। हम लास्ट में मेंशन करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक स्पीसीज को। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज के बारे में अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं डेफिनेट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इनके बारे में डिटेल में बात होगी फिर से कभी अगले लेक्चर में। आज के लिए इस टॉपिक को स्पीसीज कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले कॉन्सेप्ट में, और वो क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी वाले चैप्टर का एंड भी होगा। तो उसी के साथ ही यहाँ पे थैंक यू, गुड नाइट, मिलेंगे अगली क्लास में।